औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। हमारी क्लास 9 के बायोलॉजी का चैप्टर 1 कंटिन्यूटी में है। मैंने आपको जो है पहले कुछ चीज़ें पढ़ा दी हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे कुरानिक वर्ड से। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कुरान एंड बायोलॉजी। अलमाइटी अल्लाह, हम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जो है तमाम प्लांट्स और एनिमल्स को बनाया है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसने अपनी हॉली बुक में बताया है हमें, जिसे हम कुरान कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अल्लाह ताला की जो कुरान में आयत है वो क्या है, ही मेड एवरी लिविंग थिंग्स फ्रॉम वाटर। मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स है उन्होंने उसको जो है अल्लाह ताला ने किस चीज़ से बनाया है, पानी से बनाया है। अब इसकी दूसरी भी जो है आयत है वो हम देखते हैं। अच्छा, इसमें है एंड अल्लाह हैज़ क्रिएटेड एवरी एनिमल फ्रॉम वाटर, ऑफ देम देयर आर सम दैट क्रीप ऑन देयर बॉडीज, सम दैट वॉक ऑन 2 legs एंड सम दैट वॉक ऑन 4 legs। अल्लाह क्रिएट व्हाट ही विल लो, अल्लाह इज़ एबल टू डू ऑल थिंग्स। ये देखिए मैंने इसमें जो है कुरानी आयत का तर्जुमा भी लगाया है उर्दू में। देखिए इसमें ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने ज़मीन पर हर चलने वाले को पानी से बनाया है। ठीक है, अब इनमें से कुछ है जो पेट के बल चलते हैं, मतलब क्रीप करते हैं, जैसे अगर हम स्नैक्स को देखें। ठीक है, सम जो है वो कुछ जो है वो 2 पाँव पे चलते हैं, जैसे अगर हम कॉक हैन को देखें या फिर पैरट्स को देखें तो वो क्या होते हैं, नॉर्मली बर्ड्स बर्ड्स किस में होते हैं, 2 legs पे चलते हैं। एंड सम वॉक्स ऑन 4 legs, और कुछ जो होते हैं वो किस पे चलते हैं, उनकी 4 टांगे हैं। अगर हम कैट चौक ये सारी चीज़ें देखें, अल्लाह जो है हर चीज़ बना सकते हैं, वो जो चाहे हर चीज़ बनाने पे जो है वो कुदरत रखते हैं। अब हमारी नेक्स्ट आयत है, उसमें क्या कह रहे हैं, एंड इन द अर्थ एंड आवर नेबर ट्रैक्ट्स vineyard and plucked lands and date palms like and unlike what are watered with one water. And we have made some of them to excel others in fruit. Lo, here is barley and potent for people who have sense. अब देखिए हमारे पास क्या होता है, ज़मीन के मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ चीज़ें उगती हैं। अगर मैं एक बाग देखूँ तो वहाँ पे जो है अंगूर भी उग सकता है, खजूर भी हो सकता है, नारियल का पेड़ भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का दरख्त हो सकता है। लेकिन क्या है, अल्लाह ताला ने यहाँ पे हमें बाग में जो है 2 चीज़ों की एग्जाम्पल दी है, अंगूर की और खजूर के पेड़ की। ठीक है, और हम क्या करते हैं, किसी भी बीज को जब हम बोते हैं तो उसमें हम पानी तो वही डाल रहे होते हैं, नॉर्मल सारे उसमें जो है हम पानी एक ही डालते हैं। लेकिन क्या होता है कि उस जगह से अलग अलग फल निकल जाते हैं। तो हम जो है अगर अकल रखते हैं, मतलब हमारे पास शऊर है, तो हम जो है अल्लाह की वाहिदत पे ईमान ले आएंगे और इसकी निशानियाँ जो है अक्लमंदों की ही समझ में आती है। इसमें हमें ये बातें बता रहे हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। अब जो है ये बायोलॉजिकल साइंस में मुस्लिम साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा अपने रोल प्ले किए। ठीक है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, ऑब्जर्वेशन किए। कब से उन्होंने स्टार्ट किया था, फर्स्ट सेंचुरी ऑफ द हिजरा से उन्होंने बायोलॉजी पे काम स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, मुस्लिम साइंटिस्ट जो है, बहुत सारे मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जाबिर बिन हयान को। ठीक है, जाबिर बिन हयान कहाँ पैदा हुए थे, ईरान में पैदा हुए थे। इसके अलावा जो है इन्होंने केमिस्ट्री की फील्ड में भी वर्क किया है और नंबर ऑफ बुक्स लिखे हैं प्लांट्स और एनिमल्स में। इनकी 2 बुक है, अल नबातात एंड अल हैवान। देखिए नबातात, प्लांट्स को अगर हम बॉटनी को देखें तो नबातात ही कह रहे होते हैं, तो अल नबातात जो है इन्होंने प्लांट्स पे लिखी और अल हैवान जो है इन्होंने एनिमल्स पे लिखी। इन्होंने 2 फेमस बुक लिखी है, ये आप याद रखिएगा कि जाबिर बिन हयान ने कौन सी 2 बुक्स लिखी थी, मोस्टली एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं। अच्छा, अबू मालिक अस्माई, इन्होंने क्या किया था, ही वॉज अ ग्रेट जोलॉजिस्ट थे ये, और इसके अलावा जो है इन्होंने बुक्स लिखी थी एनिमल्स पे। जोलॉजिस्ट थे तो इट मीन्स कि वो एनिमल्स की स्टडी करेंगे। इनकी एक बुक थी अल खैल जो कि हॉर्स पे लिखी गई थी, अल इबील जो कि कैमल्स पे लिखी गई थी, अल शाद जो शीप पे लिखी गई थी, अल वहूश वाइल्ड एनिमल्स पर, खलकुल इंसान वो जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी और इसके फंक्शंस के बारे में लिखे हुए। ठीक है, अब ये जो है आपकी 5 बुक्स हैं, इनके नाम आपको याद रखने। समटाइम्स जो है वो डायरेक्टली आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, राइट द नेम ऑफ 5 बुक्स ऑफ अबू मलिक अस्माई। तो इस तरह करके आपको एक एक चीज़ याद रखनी है कि किस तरह कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी बुक दी थी और किस चीज़ पर लिखी गई थी बुक। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड साइंटिस्ट है अबू अली सीना। क्या है, ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट हैं। इनको क्या कहा जाता था, फाउंडर ऑफ मेडिसन। इस तरह भी एमसीक्यूज आ सकता है कि किन साइंटिस्ट को हम फाउंडर ऑफ मेडिसन कहते थे। ठीक है, ही इज कॉल्ड एज एविसीनिया इन द ईस्ट। इसके अलावा जो है इन्होंने बहुत सारी डिजीज़ भी
डिस्कवर की थी, आइडेंटिफाइड की थी, जस्ट लाइक ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जिसको हम कहते हैं, मेनिंजाइटिस। इसमें क्या होता है, हमारे जो ब्रेन की आउटर कवरिंग है मेनिंजेस, उसमें जो है कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं, एंड अदर सच इन्फ्लामेशंस, और जो है बहुत सारी इन्फ्लामेशंस, आई थिंक जलन वगैरह को कहते हैं। तो इसके बारे में जो है इन्होंने स्टडी की थी। ही ऑल्सो वर्क इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, इसके अलावा उन्होंने मैथमेटिक्स की फील्ड पे भी काम किया, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, प्लेंटोलॉजी। एस्ट्रोनॉमी का आपको पता होगा कि हम जो हेवनली बॉडीज की स्टडी करते हैं, फिजिक्स, प्लेंटोलॉजी मतलब वो जो हमारे पास फॉसिल्स की स्टडी होती है। इसके अलावा उन्होंने म्यूजिक पे भी काम किया। इन्होंने जो है बुक लिखा था अल कानून एंड फिल तिब अल शिफा। ठीक है, इन्होंने दो बुक लिखी हैं, एक है अल कानून और एक है फिल तिब अल शिफा। तो आपको याद हो गई, जाबिर बिन हयान ने दो बुक लिखी थी, अल नबातात अल एलवान। अबू मालिक अस्माई ने 5 बुक लिखी थी, अल खेल, अल इबील, अल शाह, अल वहूश और खलकुल इंसान। अबू अली सीना ने 2 बुक लिखी, अल कानून एंड फिल तिब अल शिफा। अब हमारे पास है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमारे पास अगर आप साइड में फ्लो चार्ट देखें तो उसमें क्या है कि एक एटम है। एटम जो है वो बहुत सारे एटम्स मिलते हैं तो क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल। जब बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ मिल जाएं तो वो क्या फॉर्म कर देते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल। जब मॉलिक्यूल एक साथ मिल जाएं तो क्या बनता है, सेल, और सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनाइज्म। इस तरह करके ये प्रोसेस चलता रहता है। अच्छा, हमारे पास जो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये किस पे बेस्ड करता है, केमिकल फाउंडेशन पे। मींस कि अगर हमारे पास सेल है तो सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म है, और प्रोटोप्लाज्म जो है वो फिजिकल और केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमें पता है कि मैटर किससे बनते हैं, एलिमेंट से बनते हैं, और एलिमेंट किससे बनते हैं, एटम से बनते हैं। अब जो हमारे पास एटम के अंदर भी क्या होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, मोर देन 100 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको हम क्या कहते हैं, बायो एलिमेंट्स। मीन्स कि वो हमारी ज़िंदगी पे या हम इंसान किसी भी लाइफ के अंदर जो है, बायो मीन्स लाइफ होता है, मतलब वो किसी भी लाइफ के अंदर पाया जाता है। ठीक है, उनमें से जो 6 हैं वो कौन से हैं, जिनको हम बेसिक बायो एलिमेंट्स कहते हैं या बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ कहते हैं, वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। इसको याद रखने का आसान तरीका है CHOPNS। इस तरह आपको याद हो जाएगा। कोशिश करिएगा कि निमोनिक से चीज़ें याद रखें ताकि आपको ज़्यादा देर तक याद रहे। 6 एलिमेंट्स जो है वो बेसिक एलिमेंट ऑफ लाइफ है, जिसमें हम किस तरह याद कर सकते हैं, CHOPNS। अच्छा, हमने अपने फ्लो चार्ट में कहाँ तक पढ़ लिया था, ऑर्गेनाइजम्स। अब ऑर्गेनाइजम बहुत सारे साथ रहने लगते हैं तो पॉपुलेशन बन जाता है, और जब बहुत सारी पॉपुलेशन एक साथ रहती है तो वो कम्युनिटी की फॉर्मेशन कर देती है। ठीक है, और जब कम्युनिटी साथ रहेगी तो इकोसिस्टम, और जब इकोसिस्टम साथ रहेगा तो वो बायोस्फीयर कहलाता है, मतलब लाइफ ऑन अर्थ। अच्छा, अब हमारे पास सेकेंड है मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म बाय, हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनते कैसे, बहुत सारे आइटम मिल जाए, मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। जैसे अगर मैं ऑक्सीजन ले रही हूँ, ऑक्सीजन का एक एटम, ठीक है, और अगर मैं कहूँ ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल तो क्या होगा, O2। ऑक्सीजन जो है हमें ट्राइड फॉर्म में भी मिल जाता है, O3, दैट इज ओजोन की फॉर्मेशन होती है, ओजोन कहते हैं हम उसको। तो हमारे पास जो एक से ज़्यादा एटम हो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। अच्छा, अगर हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं तो हम इसको क्या कहेंगे, बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं इनके अंदर बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं और कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है। ठीक है, इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मीन्स जैसे हम माइक्रोस्कोप में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, वैसे ही माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, छोटे होंगे, और मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बड़े होंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ये क्या है, हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, जबकि हमारे पास बहुत सारे ग्लूकोज मिलते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन होती है, बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलते हैं तो प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, और बहुत सारे फैटी एसिड्स मिलते हैं तो लिपिड की फॉर्मेशन होती है। तो ये सब क्या कर देंगे, हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कर देंगे। मीन्स दैट ये कि हम ये कह सकते हैं कि अगर सिंपल यूनिट है या बेसिक यूनिट है तो वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, और अगर उसका जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म है तो उसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, अभी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या होता है, द बायोमॉलिक्यूल्स जो है, जब बायोमॉलिक्यूल्स एक साथ वर्क करें इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन। अच्छा, सस्पेंशन जो है आप इस तरह याद रखें कि हमारे पास सस्पेंशन वो होता है जिसमें हमें कोई क्लियर सरफेस ना हो, ट्रांसलूसेंट सब सरफेस नज़र आ रहा हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, ये सस्पेंशन है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, जब बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स एक साथ काम करें सस्पेंशन के फॉर्म में तो इसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और प्रोटोप्लाज्म जो है वो कम्बिनेशन होता है ऑर्गेनिक
और स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। हर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का नहीं होता, कुछ स्पेसिफाई होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो है प्रोटोप्लाज्म जो है वो यूनिट ऑफ सेल्स के अंदर मेजर कंपोनेंट है। अब यूनिट ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं? यूनिट, हमारे पास जो यूनिट ऑफ लाइफ है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल, ठीक है। अब जो है सेल को हम ये भी कह सकते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, दोनों हिसाब से वो क्या है हमारे पास? सेल ही है, ठीक है। जब बहुत सारे सेल, एक जैसे सेल एक साथ मिल जाते हैं तो क्या बना देते हैं? टिश्यू बना देते हैं। और जब डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू अरेंज हो जाए एक पर्टिकुलर मैनर में और एक साथ काम करना शुरू कर दे तो हम इसको क्या कहते हैं? ये क्या है? ऑर्गेन है। अब जब बहुत सारे ऑर्गेन्स एक साथ मिलकर काम करने लगते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं? ऑर्गेन सिस्टम, ठीक है। और जब बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम एक साथ काम करने लगे तो हम इसको क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइज्म, ठीक है। अब हमारे पास है टैक्सोनॉमिक लेवल। टैक्सोनॉमिक लेवल क्या होता है? ये एक और एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? लिविंग ऑर्गेनाइजम्स की, ठीक है। स्पीशीज क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट है टैक्सोनॉमिक लेवल की। मीन्स इसमें क्या होगा हमारे पास, अगर हम किसी ऑर्गेनाइजम्स को देख रहे हैं तो उसका मॉर्फोलॉजिकल बिल्कुल सेम होगा, उसका इंटरमीडिएट प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा, वो जो फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा वो सेम होगा। इन सारी बेसिस पे हम क्या कहेंगे? ये कौन सी लेवल है? टैक्सोनॉमिक लेवल है। अब मेरे पास है पॉपुलेशन लेवल। इसमें क्या होगा? अगर बहुत सारे एक ही मेंबर के बहुत सारे स्पीशीज एक साथ एक ही हैबिटेट में रहने लगे तो मैं इसको क्या कहूँगी? ये क्या है? पॉपुलेशन है। जैसे एक ट्री है और उस पर एक ही तरह के बहुत सारे पैरट्स रहते हैं तो मैं क्या कहूँगी? ये किसकी पॉपुलेशन है? पैरट की पॉपुलेशन, ठीक है। अब कम्युनिटी लेवल क्या होती है कि डिफरेंट स्पीशीज एक जगह पे आके रहने लगे, इसको मैं क्या कहूँगी? ये पूरी एक कम्युनिटी है। अगर मैं एक वही ट्री की एग्जांपल लूँ, अब उसके साथ पैरट के साथ क्या हो जाए? कुछ बर्ड्स भी आके रहने लगे तो वो क्या फॉर्म हो जाएगी? कम्युनिटी फॉर्म हो जाएगी जिसको मैं क्या कहूँगी? बर्ड्स कम्युनिटी। अच्छा, इकोलॉजिकल सिस्टम क्या होता है? अब जो हमारे पास ये जो कम्युनिटी बनी है ये क्या करेगी? डिपेंड करेगी नॉन लिविंग एनवायरनमेंट पर। अब जो इनका नॉन लिविंग एनवायरनमेंट पे डिपेंड कैसे कर रही है? हमें मतलब सांस लेने के लिए इन्हें एयर चाहिए। एयर कहाँ से आ रहा है? एटमॉस्फेयर से आ रहा है, नॉन लिविंग जगह से आ रही है। तो जो है ये जो एक सिस्टम बनता है इसको हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल सिस्टम। अच्छा, बायोस्फीयर लेवल क्या होता है? जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है उसको हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर लेवल। और इसको आगे फर्दर हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जीरोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। ये जो है जब हम आगे जाएंगे तो आगे हमारे लास्ट के चैप्टर में होगा। अच्छा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? यूनि, एक, सेलुलर सेल। अगर कोई भी ऑर्गेनाइज्म एक सेल से बना हुआ है तो मैं क्या कहूँगी? कि यूनिसेलुलर एनिमल्स है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जो एक यूनिसेलुलर है मतलब एक सेल है उसके अंदर कंप्लीट प्रोसेस होगा। वो अपना फूड भी डाइजेस्ट करेगा, वो रिस्पायर भी करेगा, वो एक्सपायरेशन भी करेगा, वो एक्सक्रीट भी करेगा, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करेगा। भले वो सिंपल मेथड हो लेकिन उसके अंदर ये सारी प्रोसेसेस होंगे तभी मैं कहूँगी कि ये कंप्लीट सेल है। इसमें एग्जांपल आती है हमारे पास बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। ये सारी चीज़ें क्या है? हमारे पास यूनिसेलुलर की कॉमन एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब क्लोनिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? जब बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइज्म एक साथ रहने लगे और एक कॉलोनी की फॉर्म बना लें तो अब देखिए यहाँ पे ये नहीं होगा कि जैसे कॉलोनी के फॉर्म में ले रहे हैं तो एक ये काम कर लेगा दूसरे नहीं, वो अपना सारा काम खुद परफॉर्म करेंगे, अपनी सारी चीज़ें खुद करेंगे लेकिन रहेंगे एक कॉलोनी के फॉर्म में। तो इस तरह इस चीज़ को मैं क्या कहूँगी? कॉलोनिकल ऑर्गेनाइजेशन। अगर उनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर हो जाए तो क्या होगा? फिर वो टिश्यू बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कॉलोनिकल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स नहीं बनते बल्कि क्या होता है? ये साथ में एक साथ रहते तो है कॉलोनी के फॉर्म में लेकिन अपना पूरा पूरा काम खुद परफॉर्म करते हैं, इनकी अपनी ही लाइफ होती है, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास वॉल्विक्स की है या ग्रीन अलजाए। ये जो है बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास कॉलोनिकल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। अब हमारे पास है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइज्म फॉर्म बाय मैनी सेल्स, एक से ज़्यादा सेल हो तो उसको मैं क्या कहूँगी? ये क्या कौन सा एनिमल है? मल्टी सेलुलर एनिमल है। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है फ्रॉग एंड मस्टर्ड प्लांट की। तो सबसे पहले हम मस्टर्ड प्लांट को देखते हैं। देखिए इसकी डायग्राम भी आती है, मैं डायग्राम्स जो है वो आपको बाद में ड्रॉ करना भी सिखाऊंगी और अगर आप कलरफुल डायग्राम बनाना चाहते हैं तो मैं आपको इसमें कलरिंग करके भी दिखाऊंगी, ठीक है। अभी हम सिर्फ इसको पढ़ लेते हैं। मस्टर्ड प्लांट को हम ब्रासिका कैम्पेस्ट्रीज भी कहते हैं,
ठीक है, और कॉमनली हम इसको मस्टर्ड प्लांट बोलते हैं। और इसका मतलब जब हम घर में जो इसको बोल रहे थे वो क्या बोल रहे थे, सरसों। मल्टी सेलुलर है, और जो है इसको हम कब कल्टीवेट कर सकते हैं, विंटर सीजन में। ठीक है, इसकी जो सीड्स होती हैं वो ऑयल निकालने के लिए यूज़ होती है, जबकि इसकी जो लीव्स हैं वो क्या करते हैं, हम वेजिटेबल्स के तौर पे यूज़ करते हैं। ठीक है, ये प्लांट की लेंथ कितनी होती है, 1 to 1.5 मीटर। इस प्लांट के, हर प्लांट के दो पार्ट होते हैं, एक वेजिटेटिव पार्ट और दूसरा रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट में हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं, रूट, स्टेम एंड लीव्स। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में हमारे पास क्या आ जाता है, फ्लावर। ठीक है, अच्छा, इसके फ्लावर का कलर क्या होता है, येलोइश कलर होता है, और इसके सारे फ्लावर्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं सीड्स को। अच्छा, अब हमारे पास है फ्रॉग, ये भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइज्म है। इसका दूसरा नाम क्या है, राना टिग्रीना। ठीक है, अब जो है हमारे पाकिस्तान में, हमारे रीजन में क्या होता है, स्पॉटेड फ्रॉग इजीली मिल जाते हैं, मतलब इनकी पूरी बॉडी में स्पॉट्स बने होते हैं। मल्टी सेलुलर एनिमल है। अच्छा, इसके पास जो है एबिलिटी, ये दो लाइफ गुजारते हैं, ये वाटर में भी रहता है और लैंड में भी रहता है। ठीक है, अब जब वाटर में होता है, ये जो अर्ली स्टेज होती है इसकी, ओवा से ये जो फर्दर बन रहा होता है एम्ब्रियो से, तो इसकी जो ये वाली कंडीशन होती है, ये वाटर में गुजारता है, पानी में, और उसके बाद क्या होता है, ये लैंड पे आ जाता है। अच्छा, इस वजह से जो है ना हम इसको एम्फीबियंस भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी बॉडी को जो है हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। इसकी बॉडी में नेक नहीं होता, हेड होता है और ट्रंक होता है। ठीक है, अब जो है इसके अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइज्म है, तो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम भी होंगे, डिफरेंट ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब जो है यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गन है तो डिफरेंट टिश्यूज भी होंगे, लाइक एपिथेलियल, ग्लैंडुलर, मस्क्यूलर, नर्वस, ये सारे टिश्यूज इसके अंदर होंगे। ये कहाँ कहाँ रहते हैं, पूल्स, पॉन्ड्स, स्टैग्नेंट स्ट्रीम्स एंड स्लो मूविंग रिवर्स वगैरह में जो है ये पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो है ये इंसेक्ट्स को खाते हैं नॉर्मली। अब हमारे पास एक एक्टिविटी है, उसमें कह रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम इन डायसेक्टेड फ्रॉग। हमारे पास एक डायसेक्टेड फ्रॉग रख देंगे और हमें बताना है कि इनमें जो है ऑर्गन्स कौन से, ऑर्गन सिस्टम बताना है। तो अब हमारे पास एक फ्रॉग चाहिए होगा हमें, प्रिजर्वेटिव फ्रॉग, इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। डायसेक्टिंग ट्रे चाहिए, डायसेक्शन बॉक्स चाहिए और पिन्स चाहिए। अच्छा, अब इसका प्रोसीजर क्या होगा, हमारे पास ये क्या है, एक मल्टी सेलुलर एनिमल्स है, तो मल्टी सेलुलर और उसके साथ साथ क्या है, वर्टिब्रेट्स है। जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं हम उनको वेंट्रली डाइसेक्ट करते हैं। तो हम इसको प्लेस किस तरह करेंगे, इसके बैक से जो है हम इसको ट्रे में प्लेस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसके फोर लिम और हाइंड लिम को पिन अप कर देंगे। अच्छा, फोर लिम याद रखिएगा, वो जो हम अगर अपने हाथ से अपने आप से तशबीह है तो हमारे जो हाथ है उसको हम फोर लिम कहेंगे, और जो हमारे पाँव हैं उनको हम हाइंड लिम कहेंगे। तो क्या करते हैं, इनके फोर लिम और हाइंड लिम को हम पिन अप कर देते हैं। उसके बाद सीजर से जो है हम इसके एब्डोमेन को वेंट्रली कट करते हैं, क्लोआका से लेकर माउथ तक। उसके बाद दोबारा हम इसको कट करेंगे, लेकिन अब हम क्या कट करेंगे, इसकी स्किन को कट करेंगे लिम्ब की तरफ। ठीक है, और इसके बाद जो है हम इसको पिनअप से सेटिंग कर देंगे। अब क्या होगा, हमें जो है ये पूरा फ्रॉक खुला हुआ नजर आएगा, इसके सारे विसरल ऑर्गन हमें ऊपर से नजर आ रहे होंगे। अब हम क्या करेंगे, फर्दर एक एक करके इसको ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे। अगर मैं माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंक्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, कोलेका, लिवर, गॉल ब्लैडर, पेनकयास, ये सब चीज़ देख रही हूँ तो मैं क्या कहूँगी, ये कौन से सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, हार्ट, एट्रिया, वेंट्रिकल, एओर्टा, वेना कैवा, ये सारी चीज़ें तो कौन सा सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, लंग्स, ट्रैक या नॉस्ट्रल है तो कौन सा सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। किडनी, यूरिट्रा, यूरिनरी ब्लैडर है तो कौन सा सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। टेस्टिस, वास डेफरेंस, ओवरीज, ओविडक, ओविस्का, ये सारी चीज़ें हैं तो ये क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। उसके बाद अगर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं तो ये कौन सा सिस्टम है, नर्वस सिस्टम। ये देखिए आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा, टंग, माउथ, लिवर, ये क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, और ये क्या है हमारे पास, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, फ्रॉग में जो है तीन तरह की रेस्पिरेशन होती है, एक लंग्स के थ्रू, एक माउथ के थ्रू, और दूसरी तीसरी जो है वो स्किन के थ्रू। तीन तरह के रेस्पिरेशन होती है फ्रॉग्स में। अच्छा, अब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइज्म। अब यूनिसेलुलर में हमारे पास क्या है, अमेबा की एग्जाम्पल है। अमेबा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइज्म है। शैलो, मड ऑफ शैलो, पॉन्ड्स, पूल्स, ये सारी चीज़ों में ये पाया जाता है। इसके साथ साथ ये स्टैग्नेंट वाटर में भी होता है। इसका साइज़ जो है 0.25 मिलीमीटर होता है। तो उसको देखने के लिए हमें किसको यूज़ करना होता है, माइक्रोस्कोप को। ठीक है, इसका जो है कोई भी प्रॉपर शेप नहीं होता, एक इरेगुलर शेप होता है इसका। इसके साथ साथ इसमें जो है सेल मेम्ब्रेन होता है,
जो कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल में हेल्प करता है। उसके अलावा हमारा जो साइटोप्लाज्म है उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। अब इसके साइटोप्लाज्म को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। इसका जो आउटर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म है इसको हम एक्टोप्लाज्म कहते हैं और वो ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब क्लियर होता है। और जो इनर पार्ट है उसको हम एंडोप्लाज्म बोलते हैं और वो थोड़ा जो है ब्लर सा होता है, ट्रांसलूसेंट होता है। ठीक है, इसके साथ साथ इसके अंदर क्या क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ये सारी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट होती है। अमीबा जो है वो अपने फॉल स्पीड से मूव करते हैं सेडोपोडिया। ये आप देख सकते हैं किस तरह मूवमेंट होती है इसकी। ये देखिए, आप इसमें देख सकते हैं कि इसकी मूवमेंट किस तरह हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता इसके फॉल स्पीड्स आगे की तरफ मूव करते हैं और इसका जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है वो फ्लो करता है इसमें, और ये जो है इस तरह करके आगे की तरफ मूव करने लगते हैं। ये देखें, ये देखें, ये जो इसके फॉल स्पीड्स बन रहे हैं इसको हम सेडोपोडिया बोलते हैं, जो कि इसके लोकोमोशन में हेल्प करता है। अब हम आगे मूव करते हैं। अब हमारे पास है लास्ट टॉपिक, दैट इज़ वॉल्वक्स। वॉल्वक्स जो है वो पॉलीफाइलेटिक है, मतलब इसका एक फाइलम नहीं है, इसके जो है बहुत सारे एंसेस्टर्स हैं। ठीक है, ये जो है क्लोरोफाइट ग्रीन अल्जाए होता है। ये जो है स्पेरिकल कॉलोनीज में रहता है और इसके एक कॉलोनी में एटलीस्ट 50,000 सेल्स होते हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर हैबिटाट है, मतलब ये सिर्फ फ्रेश वाटर में पाया जाएगा। और सबसे पहले जो है एंटोनी वैन लीवन हुक ने इसको 1700 में डिस्कवर किया था। अच्छा, वॉल्विक्स वंस कॉल्ड अल्जाई, वॉल्विक्स को जो है हम अल्जाई भी कहते हैं और ये जो है कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं। हर वॉल्विक्स के पास टू फ्लैजिला होता है। अच्छा, जब ये एक कम्युनिटी के फॉर्म में या कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं तो ये एक स्फेयर बना लेते हैं और जो इनके सिलिया होते हैं ये क्या करते हैं, इनको राउंड राउंड मूव करने में हेल्प कर रहे होते हैं। ग्रीन कलर का है तो इसके अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो ये क्या करते हैं, अपने सारे जो है फूड्स, मतलब अपना फूड खुद बनाते हैं। और जो जितने भी ऐसे ऑर्गेनिज्म हों जो अपना फूड खुद बनाते हों तो वो जो है इक्वेटिक लाइफ के लिए या इक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, वॉल्विक्स जो है वो हार्मफुल नहीं है क्योंकि ये इंसानों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता, इसके पास कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 ऑलमोस्ट आई थिंक डन हो गया हमारा चैप्टर 1। हम जो है अब नेक्स्ट में जो है इसके MCQs और इसके जो डायग्राम्स हैं वो करेंगे। इसमें आपको कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।